हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। अगर सीटेट सेकंड पेपर में आप लोगों का सब्जेक्ट साइंस है तो देखिए आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की मैंने कंप्लीट करवा दी है। साथ तीनों की बुकें कंप्लीट हो गई हैं। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। थ्योरी कंप्लीट करने बाद ही देखिए प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट सॉल्व करिएगा। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं एनसीईआरटी बेस्ड पर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रेड डाटा बुक खाली स्थान का रिकॉर्ड रखती है। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इजी है, तुरंत आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। विलुप्त प्रजातियों, वनस्पतियों, पशु वर्ग या संकटापन्न प्रजातियों। तो देखिए रेड डाटा बुक जो रिकॉर्ड रखती है, ये रखती है संकटापन्न प्रजातियों का। अब संकटापन्न प्रजातियां होती क्या हैं? जिनकी पृथ्वी पर संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। मतलब पहले तो उनकी संख्या थी लेकिन धीरे धीरे उनमें कमी आती जा रही है, बहुत ही कम संख्या उनकी होती जा रही है। साथ ही में वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब कुछ देखिए, जैसे आपका डायनासोर हो गए, वो तो बिल्कुल विलुप्त ही हो गए हैं। ऐसे ही जातियां होती हैं जो विलुप्त होने की कगार पर होती हैं, वही होती हैं आपकी संकटापन्न प्रजातियां। और रेड डाटा बुक एक बुक होती है जो ऐसी प्रजातियों का विवरण रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका पीडीएफ भी देखिए मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से एक बार आप ये मॉक टेस्ट खुद कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमिनस या कैरोसिन। तो यहाँ पर देखिए आपका ये सीएनजी, पैराफिन मोम और कैरोसिन, ये तीनों ही पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं। जबकि बिटुमिनस की अगर बात करें तो बिटुमिनस जो होता है ये एक पॉपुलर कोयला होता है, ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। इसमें देखिए कार्बन की मात्रा जो होती है लगभग 78 से 85% होती है, लगभग की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा कोयला माना जाता है। साथ ही में इसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा उत्पाद नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते के सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं? बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया था जब आपको घर्षण वाला चैप्टर पढ़ाया था कि घर्षण होता क्या है। अब यहाँ पर असमतल क्यों बनाए जाते हैं, ये देखिए ऑप्शन है। घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, जूतों को अधिक मजबूती देने के लिए। तो देखिए मैंने अच्छे से आपको बताया था कि अगर घर्षण बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो ज़मीन पर चलना असंभव हो जाएगा। जूते के सोल असमतल इसलिए बनाए जाते हैं जिससे घर्षण बढ़े, और घर्षण जहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होता वहाँ पर फिसलने का बहुत डर रहता है। ऐसी कोई अभी स्थिति ही नहीं हुई है जहाँ पर घर्षण बिल्कुल भी ना हो। जूते के सोल असमतल इसलिए बनाए जाते हैं जिससे घर्षण बढ़े, और फर्श और जूते के बीच में घर्षण बढ़ेगा तो उससे फिसलने का डर कम रहेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगर घर्षण कम होगा तो उससे फिसलने का डर ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारिका ने आसुत जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? यह विद्युत का सुचालक है, यह एक विद्युत रोधी है, यह विद्युत का कमजोर चालक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी आया था, सुचालक कुचालक से संबंधित इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चैप्टर ही, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ की जो चालकता होती है वो उसमें उपस्थित आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है, और ये जो आपका आसुत जल होता है इसमें अधिक आयन नहीं होते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का कमजोर चालक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। अगर आयन अधिक होंगे तो अच्छा चालक होगा, अगर आयन कम होंगे तो कमजोर चालक होगा, और अगर आयन होंगे ही नहीं तो विद्युत का क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। सभी भवनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, सभी जो भवन होते हैं विद्युत परिपथों में फ्यूज़ लगाए जाते हैं ताकि कभी ज़्यादा धारा आ जाए तो फ्यूज़ वहीं से ख़त्म हो जाए, आगे वो ना बढ़ पाए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये तो सही है, यहाँ पर सत्य नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है, उससे ज़्यादा अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उससे, तो ये भी देखिए सही है। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज़ लगाए जाएँ तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा, ये भी देखिए बिल्कुल सही है। अच्छे उपयुक्त फ्यूज़ लगाने पर अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगेगी, मतलब जितनी धारा सुरक्षित है, जितनी धारा हानिकारक नहीं है, उतनी धारा से कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगेगी तो जो फ्यूज होता है वो उड़ जाता है और आगे कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो यहाँ से देखिए ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। तो देखिए न्यूनतम कोई इसकी सीमा नहीं होती है, बल्कि इसकी अधिकतम सीमा होती है, क्योंकि अधिकतम सीमा से अगर ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उससे जो विद्युत उपकरण होंगे उनमें ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है और जिससे उन विद्युत उपकरणों को जल जाने का भय रहता है। अब कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत तेज़ी से लाइट आ गई और हमारी फ्रिज जल गई, हमारी कूलर जल गया या टीवी जल गई, तो ये इसी कारण होता है कि विद्युत धारा बहुत ज़्यादा की मात्रा में प्रवाहित होने लगती है और उन घरों में ऐसा होता है जहाँ पर फ्यूज उपयुक्त नहीं लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूनतम कोई सीमा नहीं होती, अधिकतम सीमा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान को चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पुरी, मुंबई, गोवा, पोरबंदर। तो देखिए भारत में अगर चक्रवात की बात करें तो भारत में जो चक्रवात होते हैं वो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए हुए हैं सबसे ज़्यादा पुरी में चक्रवात आने की संभावना है, क्योंकि पुरी में ही बहुत से चक्रवात आते रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्यों ऋतुएं बदलती हैं? अब देखिए ग्रीष्म ऋतु आती है, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष समानांतर है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष लंबवत है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत ईजी आंसर है, क्वेश्चन है ये बहुत ईजी, कि पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है और इसका जो घूर्णन अक्ष है ये अपनी कक्षा तल के सापेक्ष झुका है, जिसके कारण से जो पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं? एनाकोंडा, बोआ, आलीदार अजगर या वाइपर। कौन से सर्प ऐसे हैं जो संसार में सबसे लंबे सर्प होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनाकोंडा एक ऐसा सर्प है जो सबसे लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर के लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है, ये भूख बढ़ाता है, ये खुशियाँ लाता है, ये एक आसान व्यायाम है। तो योग किस लिए किया जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में आया हुआ है पर ईजी है। 2-4 क्वेश्चन ईजी तो आपको मिल ही जाते हैं, किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए। तो योग जो किया जाता है लोगों को स्वस्थ रखता है, इसीलिए योग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था? किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या रोनाल्ड रास ने। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। साथ ही में इससे संबंधित एक और पॉइंट है कि चेचक की जो वैक्सीन थी वो संसार की पहली वैक्सीन थी। अब देखिए बीमारियां, महामारियां हैं जो धीरे धीरे आती गई, उनकी वैक्सीन भी बनती गई। जैसे अभी आपके कोरोना वायरस आया था, उसकी भी वैक्सीन बनी, सभी को लगी भी। तो ऐसे ही देखिए चेचक भी एक टाइम पर महामारी के रूप में फैला था और इसकी वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। जैसे ही वैक्सीन का आविष्कार हुआ, सबको इसकी वैक्सीन लगाई गई और इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। रोनाल्ड रास की बात करें तो देखिए इन्होंने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का पता लगाया था कि मलेरिया का वाहक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? परिरक्षक मतलब सुरक्षा के लिए, या जैसे खाद्य परिरक्षक हम लोग बोल देते हैं कि खाने को सड़ने से बचाने के लिए, तो वैसे ही चीज़ है, ये परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट जो होता है इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ये करता क्या है? ये खाद्य पदार्थों में जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है उससे होने वाली खराबी से खाद्य पदार्थों को बचाता है। तो याद रखिएगा, खाद्य परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे देखिए आपने सुना होगा कि खाने की चीज़ों में नमक, चीनी, ये नमक चीनी जो होते हैं सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले परिरक्षक होते हैं। अचार में देखिए ज़्यादा नमक डाल दो जल्दी ख़राब नहीं होता है, ऐसे ही दूध में चीनी डालने से जल्दी ख़राब नहीं होता है, ऐसे ही कुछ मान्यताएं हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट का उत्पादन किया जाता है? दही, चीनी, साधारण नमक, एल्कोहल। तो देखिए आपका ये जो यीस्ट होता है ये एक कोष की कवक होता है। इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर किया जाता है, जैसे शर्करा के घोल में एल्कोहल निर्माण करने के लिए किया जाता है। साथ ही में देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शर्करा के घोल से एल्कोहल निर्माण में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ये एक कवक है, एक कोष की कवक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए एटीपी बनते हैं, राइबोसोम में क्या बनते हैं?
वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी का संश्लेषण करता है, जबकि अगर राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला है, ये आवृत्ति बराबर आपका होता है, आवृत्ति देखिए यहाँ पर दी हुई है 2 हर्ट्ज, और हर्ट्ज को भी हम एक मात्रक और कहते हैं कंपन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जितने कंपन हो रहे हैं वही आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 सेकंड में 2 कंपन हो रहा है, पूछा गया है 16 सेकंड में कितने कंपन होगा, तो 16 सेकंड में आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि 16 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 32। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। याद रखिएगा आवृत्ति का एक और मात्रक होता है हर्ट्ज, तो होता ही है, साथ ही में इसका एक और मात्रक होता है कंपन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जितने कंपन होंगे वही आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। मैग्नीशियम, जस्ता, जिंक, एल्यूमिनियम या सोडियम। तो कौन सी ऐसी धातु है जो वायु में रखने पर जल उठती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम जो होता है ये वायु, नमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होती है, जिसके कारण से इसको कैरोसिन तेल में रखा जाता है। कैरोसिन मिट्टी का तेल में रखा जाता है क्योंकि वायु, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अत्यधिक मतलब क्रियाशील होती है, तुरंत क्रियाशीलता हो जाती है उनके साथ और जल उठती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है अपचायी कारक, प्रतिअम्ल, किण्वन कारक या ऑक्सी कारक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका जो उपयोग किया जाता है देखिए प्रतिअम्ल के रूप में किया जाता है। जब देखिए किसी को अपच हो जाता है, अपच के दौरान पेट में जो अम्ल की मात्रा, अपच होता क्यों है, पेट में जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो तभी देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रतिअम्ल होता है यह उसकी अम्ल की मात्रा को उदासीन कर देता है, इसीलिए इसको प्रतिअम्ल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस पाप की ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस जो होती है ये वायु से अभिक्रिया करती है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करती है। मतलब जब ये वायु से अभिक्रिया करती है तो ऑक्सीजन के साथ मिलती है हाइड्रोजन और अभिक्रिया करती है, उसके बाद जब 2 गैस के मिलने से जो विस्फोट होता है उसी से पाप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये पाप की ध्वनि के साथ जलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, साथ ही में देखिए एक चीज़ ये याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी कहा कि 2 गैसों के विस्फोट से पॉप ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, तो यह केवल हाइड्रोजन गैस के ही साथ ही होता है, सभी गैसों के साथ नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था संपर्क बल और असंपर्क बल होते क्या हैं। पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ए और बी दोनों। तो देखिए असंपर्क बल होता क्या है, वह बल होता है जिसके संपर्क में आए बिना ही वस्तुएं बल का अनुभव कर लें, असंपर्क बल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में देखिए संपर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, संपर्क में बिना आए ही बल का अनुभव होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। पेशीय बल की बात करें तो देखिए हमारे हाथों द्वारा, पेशियों द्वारा जो बल लगाया जाता है, मतलब उसमें संपर्क तो होता ही है। ऐसे चुंबकीय बल भी चुंबक के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रेनलिन, इंसुलिन, थाइमोसिन, थायरॉक्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मधुमेह रोग जो होता है इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इंसुलिन के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। अगर बात करें कि इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो देखिए अग्नाशय में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उसी के द्वारा इस इंसुलिन का स्रवण होता है। साथ ही में ये यकृत के अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और रुधिर शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो देखिए इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है, वायरस द्वारा कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया द्वारा कौन से रोग होते हैं। तो देखिए ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बैक्टीरिया द्वारा पूछ रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों नाम आपको आने चाहिए। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, पोलियो तथा मियादी बुखार।
मियादी बुखार मतलब टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड जो होता है देखिए आपका जीवाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट देखिए छोटी माता मेनिंजाइटिस और तपेदिक न्यूमोनिया और मियादी बुखार, छोटी माता इन्फ्लुएंजा और पोलियो। तो यहाँ पर देखिए अगर बैक्टीरिया द्वारा बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी भी इसको कहते हैं, निमोनिया जो आपका होता है, साथ ही में मियादी बुखार मतलब टाइफाइड जो होता है, ये बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य है? सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त का वहन करती हैं, सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो देखिए जब मानव का परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज़ें आपको पढ़ने को मिली हैं, एक धमनी और एक सिरा। उसी से क्वेश्चन है ये कि सिराओं के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3 एंड 1, 2। देखिए अगर बात करें पहले नंबर की तो सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बहुल रक्त का वहन करती हैं। तो देखिए ये तो सही है कि सिराएं जो होती हैं CO2 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का वहन करती हैं, लेकिन सभी सिराएं नहीं होती। इसका अपवाद भी है। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि फुफ्फुसी सिरा जो होती है वो CO2 युक्त रक्त को नहीं बल्कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका नहीं होगा। सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, बिल्कुल सही बात है। सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, तो ये भी देखिए आपकी सही बात है। सिराएं जो होती हैं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। कैसे रक्त को? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को। तो यहाँ पर आपका 2 एंड 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है सेलुलोज के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है। तो अगर सेलुलोज की हम बात करें तो देखिए मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। सेलुलोज का श्रवण एक अंग करता है जो जिसका नाम होता है क्रमिरूप परिशेषिका। तो ये देखिए मानव में निष्क्रिय होता है, तो मानव में ये सेलुलोज का पाचक एंजाइम होते ही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जो जोड़ होता है उसको क्या कहते हैं? श्रोणीबद्ध पेल्विक जॉइंट, बद्ध संधि फिक्स्ड जॉइंट, कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तथा हिंज संधि का। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, ये सब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जो जोड़ होता है वो आपका फिक्स्ड जॉइंट होता है, बद्ध संधि। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सही कथनों को पहचानिए। कुछ देखिए यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, सही कथनों को आपको पहचानना है और ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं। धरती पर भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। नेक्स्ट है, जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं कि केवल ग्रामीण लोग करते हैं, शहरों में भी बहुत जगह ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो नहीं होगा आपका। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। यहाँ पर देखिए एकमात्र लग गया, स्रोत तो है नदियों का जल पर एकमात्र स्रोत नहीं है। आजकल कितने स्रोत चल गए हैं, देखिए जगह जगह पर पाइप लगे हुए हैं, नदियाँ और तालाब, बहुत सारे स्रोत होते हैं खेतों की सिंचाई करने का। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका नहीं होगा। वर्षा का जो जल होता है साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखिए सही बात है, वर्षा का जो जल होता है साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर बात करें धरती पर भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है, तो ये भी देखिए गलत है। धरती पर जो ताज़ा जल है विश्व की नदियों और झीलों से विद्यमान जल से अधिक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम हैं मंगल और बृहस्पति, बुध और शनि, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। तो देखिए पिछला जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें भी इससे एक क्वेश्चन आया था। वहाँ पर मैंने बताया था कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। 2 ऐसे ग्रह हैं। साथ ही में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है घूर्णन काल को लेकर कि पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है लेकिन घूर्णन काल की तुलना में पृथ्वी से बड़ा है। कौन से ऐसे ग्रह हैं? तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बुध और शनि, मतलब ऑप्शन नंबर 2। बुध और शनि ऐसे ग्रह हैं
जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु इनका जो घूर्णन काल है वो पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री है। प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, जिसे डॉक्टर लोग बुखार मापते हैं, उसकी बात की गई है कि परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर दोनों कथनों की मैं बात करूँ तो आप लोगों ने डिग्री नहीं देखा होगा, लेकिन अगर थर्मामीटर में ध्यान दिया हो, उसमें डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा रहता है। जैसे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लिखा रहता है। तो उसी को अगर हम सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 35 डिग्री से और 42 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, सेल्सियस में भी आपको याद होना चाहिए, साथ ही में फ़ारेनहाइट में आपको पता ही होगा, थर्मामीटर में लिखा रहता है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बाद 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर 97 डिग्री, फिर 98 डिग्री, ऐसे करके 109 डिग्री तक उसमें अंक दिए रहते हैं। तो ये देखिए, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है और यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस में है। तो देखिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर -10 डिग्री से 110 डिग्री होता है। तो ये भी देखिए बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सेल्सियस देखिए छूट गया है, लगा लीजिए सेल्सियस। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। देखिए किस ऑप्शन में है, दोनों सही हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्व से आकर इसका स्थान ले लेती है। इस प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। ये कौन सी प्रक्रिया है? तो देखिए, अगर तेल की बात करें तो मान लीजिए आप कढ़ाई में तेल चढ़ाइए, तो लौ के पास जितना तेल रहेगा, मतलब लौ के सामने, जैसे जैसे वो तेल गर्म होता जाएगा तो वो ऊपर उठता जाएगा, और जो ठंडा तेल होगा वो उसके स्थान पर आता जाएगा। मतलब ठंडा तेल लौ के पास आता जाएगा और लौ के पास वाला गर्म तेल होकर ऊपर उठता जाएगा। यही क्रिया देखिए वायु में भी होती है। तो ये किस क्रिया का उदाहरण है? ये उदाहरण है देखिए संवहन क्रिया का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा। एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, या इस पर बल कार्य नहीं कर रहा, इस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। तो देखिए, जब भी कोई वस्तु एक ही स्थिति में काफ़ी देर तक विश्राम की स्थिति में पड़ी रहती है तो इस पर माना जाता है कि संतुलित बल का एक युग्म कार्य कर रहा है, तभी वो इधर से उधर नहीं जा रही है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संतुलित बलों का एक जोड़ा या एक युग्म कार्य कर रहा है, जिसके कारण वो वस्तु विराम अवस्था में एक ही जगह पर पड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में द्रव केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है, केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है, सभी दिशाओं में दबाव डालता है, या केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है? तो देखिए, द्रव जब स्थिर अवस्था में होता है तो द्रव के जो कण होते हैं वो सभी दिशाओं में समान रूप से दाब उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। स्थिर अवस्था में द्रव, याद रखिएगा कि सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी एक कोशिकी हैं सिवाय। तो यहाँ पर देखिए 4 दिए हुए हैं, तो सभी एक कोशिकी हैं सिवाय मतलब कोई एक है जो एक कोशिकी नहीं है। भ्रूण, पैरामीशियम, मुर्गी कांडा, युग्मज या युग्मनज। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भ्रूण जो होता है ये बहुकोशिकीय संरचना होती है। बाकी जो पैरामीशियम है, मुर्गी कांडा है, युग्मनज है, ये सभी एक कोश की होती हैं। और भ्रूण जो होता है बहुकोश की होता है, क्योंकि जब युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है तभी भ्रूण का निर्माण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।